चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कूलॉम्स लॉ। इस टॉपिक का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कि होता क्या है। चलिए देखते हैं क्या होता है कूलॉम्स लॉ। अच्छा, आप लोग को पता है कि सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं, ठीक है, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, जब अट्रैक्ट कर रहे होंगे या रिपल कर रहे होंगे, किसी न किसी फोर्स से कर रहे होंगे, उन्हीं को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। इन्हीं को कूलॉम्स ने डिफाइन किया, ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन किया, ठीक है, इन्हीं ने अपना लॉ दिया। तो जैसे कि एक आपका सपोज दैट प्लस का चार्ज है Q1 मान लो, और प्लस का चार्ज है Q2, आर डिस्टेंस पे पड़े हैं, तो एक दूसरे पे पर फोर्स अप्लाई करेंगे, एक दूसरे ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो Q1 वाला सपोज दैट इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है 2 वाले पे F21, ठीक है, और 1 वाले पे फोर्स अप्लाई कर रहा है 2 वाला F। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये फोर्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, एक्शन जितना करोगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा। तो F12 अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा, माइनस का F21। माइनस क्यों आया, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए आ गया आपका माइनस साइन। अच्छा जी, मैग्नीट्यूड सेम होगा पर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। F12 इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपस में सेम होगा, ठीक। कूलॉम्स ने क्या बताया, कूलॉम्स ने कहा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, ठीक है। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें इनके मैग्नीट्यूड का, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा इनका मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। और एक चीज बताई, जो एफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो इनके बीच के डिस्टेंस है उसके क्या हो जाएगा, इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या अगर इन दोनों को कंबाइन करूं तो क्या आएगा आपका, एफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और के से इसको डिफाइन करते हैं। के क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या तो कूलम्ब कांस्टेंट भी बोलते हैं कई बार। देखो यहाँ पे दिया गया है वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और कूलम्ब कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अच्छा, के को जनरली लिखते हैं ऐसे, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं तो उसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ जरा आप, जो के आया आपका, जो के आया आपका क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। जब एप्सिलॉन की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो के की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा, के की वैल्यू डिक्रीज होगी मतलब कि एफ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, वैक्यूम या फ्री स्पेस की बात करें, अगर मैं वैक्यूम या फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, बहुत ही कम होती है। किसके लिए, एयर की बात कर रहे हैं या तो बात करें हम वैक्यूम की, ठीक है, वैक्यूम की बात करें तब इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो क्या होगा, के की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब कि फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो चार्जेस को एयर में रखो या वैक्यूम में रखो, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इसके सिवाय किसी मीडियम में रख रहे हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, देखिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है,
कूलॉम्स लॉ क्या है कि जनरली इट्स वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है, और लाइक चार्जेस। पॉइंट चार्जेस या लाइक चार्जेस के लिए वैलिड होते हैं। जैसे कि पॉइंट चार्ज मतलब समझ रहे हो, अगर मैं बात करूं कि पॉइंट चार्ज नहीं है, सपोज दैट ढेर सारे चार्ज है, तो इसमें दिक्कत क्या आती है? अगर ढेर सारे चार्ज हैं, अगर आप इसको पास लाओगे, सपोज दैट इनके बीच का डिस्टेंस r है, इनको अगर आप पास लाओगे तो क्या होगा? प्लस प्लस वाले रिपल हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे भाई। प्लस प्लस वाले क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे, है ना। प्लस प्लस वाले क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। तो जो इनके बीच की डिस्टेंस भी रहती है ना, वो भी शिफ्ट हो जाती है। जो इनके बीच की डिस्टेंस भी रहती है ना, वो भी शिफ्ट हो जाती है। तो जो हम फोर्स कैलकुलेटेड करते हैं ना, एक्चुअल फोर्स से थोड़ा अलग आता है, इसलिए कैलकुलेशन को एग्जैक्ट करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं? पॉइंट चार्ज को लेकर कंसीडर करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ ने जो एक्सपेरिमेंट किया, पॉइंट चार्ज के लिए किया, ठीक है। क्या बात समझ में आई? अच्छा जी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इट्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो F 1/r² के प्रोपोर्शनल इनवर्स स्क्वायर लॉ के फॉलो करती, बात सही है, ठीक है। इट्स फॉलो द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, इस सुपरपोजिशन लॉ को भी फॉलो करती है, ठीक है। अच्छा, एक होता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे कि कोई चार्ज है Q0, इस अगर यहाँ पे Q1 चार्ज रखा है सपोज दैट, और Q2 चार्ज रखा है, Q3 चार्ज रखा है, अगर मैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन की बात करूं, तो जो इसकी वजह से फोर्स लग रहा है इसके ऊपर F1, सपोज दैट F2 और F3, जो नेट फोर्स होगा इसके ऊपर क्या हो जाएगा? इन तीनों के सम के इक्वल होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, इन तीनों के सम के इक्वल हो जाएगा। अच्छा जी, आगे क्या कह रखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? सबसे पहली बात, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनके थ्रू जो वर्क डन होता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जिनके थ्रू वर्क डन क्या होता है? पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसके थ्रू जो भी वर्क डन होगा पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन क्लोज्ड पाथ, तो क्या हो जाएगा? जीरो होगा, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होता है क्लोज्ड पाथ में क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रखा है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर नेबरिंग चार्जेस। जो दो चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच में जो फोर्स है, अगर यहाँ पे थर्ड चार्ज Q3 है, तो इनके बीच में जितना भी फोर्स लग रहा है इस थर्ड चार्ज की वजह से क्या होगा? अफेक्टेड नहीं होगा, है ना। इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि थर्ड चार्ज की वजह से इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है। जितना फोर्स लगना तो उतना फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्या कह रखा है कि कैलकुलेट, अच्छा न्यूमेरिकल्स आ गए, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इच ऑफ 2 कूलम सेपरेटेड इन एयर बाय 3 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको ए है 2 माइक्रो कूलम है, यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम दिया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम कितने डिस्टेंस पे है? 3 सेंटीमीटर पे है, ठीक। अब इनके बीच में फोर्स पूछा है कितना लगेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, इसको रिपल करेगा, इसको रिपल करेगा, तो यह फिजिकल टू हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। तो के की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। एयर में रखा है ना, इसलिए क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 टू द पावर -6। दोनों चार्ज इक्वल है, तो Q1 Q2 आपस में इक्वल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, है ना। 6 क्या हो जाएगा इसका? स्क्वायर डिवाइडेड बाय R², मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर -2। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा इतना। तो क्या है आपका यहाँ पे? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 2 जा 4 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइड बाय 3 3 जा 9 इंटू 10 टू द पावर -4। 9 से 9 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा? 9 से 9 कैंसिल आउट, तो क्या बचा आपका? 4 इंटू 10 टू द पावर 9 -12। अच्छा, इसको भी ऊपर ले जाकर प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा ओवरऑल? 13 - 12 पावर में क्या आ जाएगा? 13 - 12 मतलब कि 1, तो 4 इंटू 10 क्या आ जाएगा? 40 न्यूटन,
ठीक है, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 40 न्यूटन। अगला सवाल देखते हैं क्या कर लें, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल क्या रखा है, जो भी है अगला सवाल देखो क्या क्या रखा है इन्होंने। टू स्पेयर्स हैविंग इक्वल चार्जेस exert force on each other, now 20% of charge of one spare is transferred to another spare, find the new force between them in the term of F। दो स्पेयर्स हैं, ठीक है, सपोज इनके ऊपर चार्ज क्या है, इन्होंने कह रखा है कि इक्वल है, मान लिया क्यू क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे पड़े हैं और इनके बीच में फोर्स क्या लग रहा है एफ। तो यह फोर्स इस समय कितना लगेगा, के Q1 Q2 मतलब Q इंटू क्यू का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। शुरू में फोर्स लगेगा, बाद में इन्होंने कहा है कि भाई ऐसा करो, ऐसा करो, इसमें से 20% चार्ज निकाल के इसमें डाल दो। 20% चार्ज जब निकाल दोगे, शुरू मान लो क्या था 100% चार्ज था, शुरू में क्या था 100% चार्ज था, तो 100% में से आपने 20% निकाल दिया, ठीक है, 20% निकाल दिया चार्ज का, तो कितना बचा भाई, कितना बचा यहाँ पे 80% चार्ज बचा, है ना, 80% चार्ज बचा। अब इसमें आपने 20% डाल दिया, 20% डाल दिया, तो इसमें शुरू में चार्ज कितना था 100%, आपने डाल दिया 20%, 20% डाला ना, 20% निकाल के इसमें से इसमें डाल दिया, तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा आपका इसमें से 120%। अच्छा, अब फोर्स की बात करें, डिस्टेंस नहीं चेंज किया है, बीच का डिस्टेंस क्या है इनका सेम ही है। अब मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, फोर्स मान लो एफ डैश क्या आ जाएगा, के Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 80% मतलब 0.8 Q, और क्या हो जाएगा ये 1.2 Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एफ डैश क्या आ जाएगा यहाँ से के, अच्छा क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 1.2 क्या हो जाएगा 0.96, 0.96 इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब जरा आप ध्यान से देखें, एफ डैश इक्वल टू 0.96 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्या इतने की वैल्यू एफ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एफ डैश इक्वल टू 0.96 टाइम्स ऑफ एफ। तो चार्जेस को क्या कर दिया आपने 20% इसमें डाला, क्या हो गया फोर्स क्या होगा शुरू के कंपैरिजन में कम हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल देखते हैं क्या क्या रखा है, अगला सवाल देखिएगा जरा, हाँ आगे सवाल देखते हैं, देखो जरा, two spares having equal charges and equal masses are kept at a long separation if the gravitational force between two spares is equal to the electrostatic force between them, find the ratio of specific charge, ठीक है। तो इनका रेशियो फाइंड करना है, क्या होगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया आपका F इक्वल टू के Q1 Q2 चार्ज इक्वल है, मतलब कि Q1 Q2 किसके इक्वल है, मान लिया Q1 Q2 Q के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, तो Q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा जी, दूसरा क्या कह रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स, G इक्वल टू क्या हो जाएगा, G क्या हो जाएगा M1 M2 की वैल्यू क्या है, मासेस भी इक्वल है, M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू M, तो क्या हो जाएगा M स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी आपस में इक्वल हो जाएगी, जब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी आपस में इक्वल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पे क्यू बाई एम पूछा है ना, तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका जी बाई के, है ना, तो यहाँ से क्यू बाई एम क्या आ जाएगा अंडर रूट जी बाई के, अंडर रूट जी बाई के। अच्छा जी, इसकी वैल्यू क्या होती है जी की,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अप्रोक्सीमेटली होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है। अच्छा जी, एक चीज जरा बताओ, पावर क्या है प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पावर क्या है प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा, है ना। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, आप ध्यान से देखो, 6.67 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻10⁻, कितना हो जाएगा? माइनस का 20, 10⁻⁻20। अच्छा जी, अब बात आई इसके रूट की। इसका रूट कैसे निकालेंगे? है, इसका रूट देखो कैसे निकालते हैं। एक चीज बताओ जरा, अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? इन दोनों को डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 10⁻⁻20, ये हो जाएगा 0.7963 अप्रोक्सीमेटली, है ना, 0.74 अप्रोक्सीमेटली। अच्छा जी, ठीक है। तो इनका अगर मैं रूट निकालूं तो कितना आता है? अप्रोक्सीमेटली आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका 0.86 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, -10, क्योंकि 10⁻⁻20 इसका आधा क्या हो जाएगा? 10⁻⁻10 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या क्या रखा है। क्या रखा है इन्होंने कि फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्पेयर्स ए एंड बी कैरिंग सेम चार्जेस and separated by a distance r in vacuum F, a third uncharged identical pair C first brought in contact with A, then B, and finally C is taken away. Now the force between A and B becomes. क्या रखा है, ध्यान से सुनना। एक स्पेयर है, एक स्पेयर है आपका एक ए है, एक बी है। ठीक है, शुरू में क्या कर रखा है कि चार्ज जो है सेम है। शुरू मान लो क्यू चार्ज इस पे मान लो क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे है भाई। ठीक है, फिर आप एक थर्ड चार्ज सी लेके आते हो, थर्ड चार्ज सी लेके आते हो जो कि अनचार्ज है। थर्ड चार्ज सी क्या है आपका? अनचार्ज है। ठीक है, आपने क्या किया, पहले तो ब्रॉट इन कंटेक्ट विद ए, पहले तो ए के कंटेक्ट में ले आए। जब आप ए के कंटेक्ट में ले आओगे, जब आप इसको ए के कंटेक्ट में लाओगे तो जरा बताओ ए के कंटेक्ट में लाने से क्या होगा? ए के कंटेक्ट में लाने से क्या होगा? ए अनचार्ज है, इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0 है, और इस पे ऊपर चार्ज कितना है? क्यू है। तो चार्जेस क्या इक्वली डिवाइड हो जाएंगे? चार्जेस क्या होंगे? इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो एक ऊपर कितना चार्ज बचा? एक के ऊपर चार्ज कितना बचा भाई? एक के ऊपर चार्ज बचा क्यू बाई, एक ऊपर क्यू बाई 2 चार्ज बता। अब सी के ऊपर क्या चार्ज हो गया? सी के ऊपर क्या चार्ज हो गया? सी के ऊपर भी क्यू बाई 2 चार्ज हो गया, क्योंकि इक्वल शेप एंड साइज है, क्या होगा? चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। अब आपने क्या किया, फिर क्या रखा कि सी को फिर बी से कनेक्ट कराया। अब सी को क्या करेंगे? बी से कनेक्ट कराएंगे। तो बी में कितना चार्ज है भाई? बी में बताओ कितना चार्ज है? बी में चार्ज है क्यू, बी में चार्ज है क्यू। अब जब इसको आप इसमें कनेक्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा? इक्वली डिवाइड होगा चार्ज। तो पहले ऐड करके क्या करोगे? इक्वली डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 3q/2, 2 2 4, मतलब कितना चार्ज हो जाएगा आपकी पारी? सी वाले में भी चार्ज आ जाएगा 3q/4, 3q/4 सी वाले में भी आ गया, और बी वाले में भी कितना चार्ज बचा? 3q/4। ठीक,
तो अब पूछा है कि फाइनली अब फोर्स कितना होगा ए और बी के बीच में। तो ए में कितना चार्ज आ गया अब आपका, ए में चार्ज आ गया भाई, जो ए में चार्ज आ गया Q/2 आ गया, और बी में कितना आ गया 3Q/4 आ गया। और डिस्टेंस इनके बीच का कह रखा है कि आ रही है, डिस्टेंस इनके बीच का कह रखा है कि आ रही है। तो पूछ रखा है आपसे कि अब इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा। तो मान लो F डैश, तो क्या आ जाएगा Q/2 इंटू 3Q/4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो F डैश कितना आ जाएगा K 3 और 2 4 जा 8 Q इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा शुरू की बात करें, शुरू में कितना फोर्स था, F इक्वल टू क्या था Q इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या इतने की ही वैल्यू अपनी F है, तो F डैश क्या हो जाएगा 3/8 टाइम्स ऑफ F, 3/8 टाइम्स ऑफ F। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ। क्या आपको समझ में आया अच्छे से, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम इसी तरीके से लेके आएंगे आपको, धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।